न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। जय मां शारदा। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान हैं तो संपूर्ण एवं सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। साप्ताहिक राशिफल एवं ग्रहों के गोचर की जानकारी के लिए अकाय वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि के भाग्य भाव से शनिदेव का गोचर निरंतर जारी है। आज हम बात करेंगे 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे मीन राशि में, दशम भाव में पहुंचेंगे। भाग्यपति का दशम भाव में होना अपने आप में राजयोग कारक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं भाग्यवश जितने भी काम आपके अटके हुए थे उन सारे कामों में अब गति आने वाली है, बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, सम्मान बढ़ना, हालांकि कार्य ज़्यादा रहेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन पदोन्नति, इंक्रीमेंट, वो लोग जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे या उसके लिए एग्ज़ाम दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उन्हें बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव में गोचर करते हुए शनिदेव कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अगर आपने आपकी लाइफ और अपने काम को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो किया तो आप कहीं भी हार देखने वाले नहीं हैं, आपकी सर्वत्र विजय होने वाली है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको कोई पद प्राप्ति की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से बनी हुई है।
वो लोग जो न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वकील हों, पुलिस अधिकारी हों, जज हों, उन सभी के लिए बेहतरीन अवसर यहाँ पर शनिदेव लेकर के आए हैं। बड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों को। तो मिथुन राशि वाले तैयार हो जाइए जमकर मेहनत करने के लिए, क्योंकि कर्म के देवता कर्म भाव में ही आकर के मौजूद हैं। कोशिश करिए अपने से नीचे अधीनस्थ लोगों के साथ में कोई दुर्व्यवहार मत करिए, कोई गलत बात मत करिए, तो आपको निरंतर सफलता मिलती जाएगी। अष्टम भाव के स्वामी होकर के भी शनिदेव दशम भाव में मौजूद हैं। तो अचानक जैसे होता है ना कई बार हम किसी काम के लिए प्रयास निरंतर करते जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे किसी कार्य में बड़ी भारी सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनिदेव की दृष्टियों की अगर बात करें तो शनिदेव की पहली दृष्टि जाएगी आपके व्यय भाव पर। तो सबसे पहली बात, आपके व्यय में कमी आएगी। इस समय पे सावधानी ये रखना है, बिना वजह की यात्राएं मत करिए, क्योंकि यात्राओं में कष्ट होने वाला है, ये बात निश्चित है। अगर आप बिना वजह की यात्राएं करेंगे तो यात्राओं में कष्ट भी होगा और व्यर्थ का व्यय भी होगा। यात्राओं पर नियंत्रण रखिए, आपके खर्च में वैसे ही नियंत्रण आ जाएगा। कोर्ट केस मुकदमा आदि कुछ आप पर अगर लंबे समय से चल रहा था तो उसमें आपके विजय होने की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से बनी हुई है। यहाँ से सातवीं दृष्टि जो शनिदेव डालेंगे वो डालेंगे चतुर्थ भाव पर। अब देखिए सीधी सी बात है, कर्म के देवता हैं, कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, तो जरा निजी जीवन में थोड़ा खटराग यहाँ पर ज़रूर होगा। चाहे वो माता के साथ मतभेद हो, परिवारजनों के साथ मतभेद हो, इस वजह से थोड़ा सा आपके जीवन में तनाव हावी हो सकता है, लेकिन ये तनाव निजी चीज़ों को लेकर के रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी जो प्रेजेंस है, आपका जो कार्य है वो हमेशा सराहनीय रहेगा और वहाँ से आप बड़ी सफलता भी अर्जित करेंगे। लेकिन शनिदेव हैं, अगर कुछ देंगे तो कुछ लेंगे भी। तो क्या ले लेंगे? तो घर परिवार की शांति थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। इस समय प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने वाले लोगों को थोड़ा सावधानी से काम करना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिक्कतों की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत से ही पर सफलता यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। शनिदेव की अंतिम दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर। अब यहाँ पर यह है कि अगर आपका पार्टनरशिप में कोई काम है तो पार्टनर के साथ कुछ विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम जीवन में खटराग, मतभेद, डिवाइडेशन, सेपरेशन की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों के विवाह संबंधित बातें चल रही है वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इस मामले में सावधानी से काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आगे देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो ये जो समस्या आती हुई दिख रही है इनमें भी समापन हो जाएगा। दूसरी चीज़, मिथुन राशि के वो जातक जो अविवाहित हैं या विवाह के लिए प्रयासरत हैं, निश्चित रूप से 29 मार्च के बाद के समय में आने वाले पूरे साल में उनके विवाह निश्चित होना और विवाह हो जाने की संभावना प्रबल रूप से यहाँ पर बनी हुई है। तो मिथुन राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम समय चल रहा है। उपाय की अगर बात करें तो कुछ समस्याएं मैंने बताई है, उसके उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि ये जो भी फल मैं आपको बता रहा हूँ, ये फल तभी कारगर हैं कि जन्म समय में आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है। अगर सकारात्मक है तो जितने फल मैंने बताए हैं उससे भी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति नकारात्मक है और उन्हीं की महादशा चल रही है तो इन फलों में कुछ कमी आ सकती है और जो समस्याएं बताई है वो समस्याएं बढ़ भी सकती है। तो आपको मैं उपाय ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वो मैं आपको आपका कुंडली विश्लेषण, आपकी कुंडली देखने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि शनिदेव के उपाय, सार्वभौमिक उपाय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से जो शनिदेव का उपाय किया जाता है वही सबसे कारागार सिद्ध होता है, वही सबसे उचित सिद्ध होता है। तो आप अगर अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको जानकारी दी जाएगी कि आपके लिए कौन सा उपाय सर्वथा उचित रहेगा। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ। जय मां शारदा।